नेक्स्ट होता है बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग है हीटिंग ऑफ अर्थ का गर्म होना, टेम्परेचर का बढ़ना ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। आपको पता है बच्चों, पहले हमारी अर्थ के ऊपर एल नाइनो इफेक्ट था, काफी ज्यादा टेम्परेचर था, ठीक है, यहाँ पर कोई भी फॉर्म सर्वाइव करने के एबल नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर ठंडा हुआ, ग्रीन हाउस इफेक्ट आया, ग्लोबल वार्मिंग आया। ग्रीन हाउस इफेक्ट पहले काफी बेनिफिशियल था, क्योंकि बच्चों अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो -15 डिग्री सेल्सियस होता, ठीक है, -18 डिग्री सेल्सियस होता, लेकिन अभी स्टेबलाइज फॉर्म में है। लेकिन बच्चों एक्सेसिव ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको कॉज करता है? ग्लोबल वार्मिंग को। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड व्हेन गैसेस लाइक CO2, CH4 इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। जैसे CH4 हो गई, CO2 हो गई, ठीक है, ओजोन हो गई, ये सब गैसेस क्या करती है बच्चों? ये सब गैसेस जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैसेस मिलकर के क्या करती हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है। दिस लीड्स टू द हीटिंग अप ऑफ द अर्थ एज दीज आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट। आपको पता है जब सूरज की किरणें अर्थ के ऊपर आती है तो काफी ज्यादा सूरज की किरणें ट्रैप हो जाती है, जिनको रिफ्लेक्ट बैक होना था एटमॉस्फेयर में, लेकिन ट्रैप हो जाते हैं क्यों? इन गैसेस की वजह से, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यही रीजन है जो आइस कैप्स हैं हमारे, जो ग्लेशियर्स हैं, फ्रेश ग्लेशियर्स हैं, हिमालयन रेंजेस पर हैं, वो काफी ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं बच्चों, सी लेवल बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर आती है। These gases prevent the excess from the leaving the Earth's atmosphere, resulting in greenhouse effect। यही गैसेस है बच्चों, ठीक है, यही गैसेस मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं सनलाइट को ट्रैप करने में, और ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती, ठीक है। सेकेंडली क्लाउड्स फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट आता है बेटा इफेक्ट्स। आपको पता है हिमालयन रेंजेस पे जितने भी फ्रेश ग्लेशियर्स हैं बच्चों, जो भी ग्लेशियर फॉर्म्स में जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, मेल्ट होने की वजह से क्या हो रहा है बच्चों? फ्लड्स आ रही हैं, काफी ज्यादा डिजास्टर्स देखने को मिल रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है बच्चों। तो ये सब चीजें, ये सब क्यों हो रहा है? आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। इट कॉजेज फूड एंड वाटर शॉर्टेज, फूड और वाटर की शॉर्टेज हो रही है बच्चों। डिस्ट्रक्शन ऑफ अंडर वाटर सिटीज जैसे कोरल रीफ्स, मेडोज रिजर्ट एक्सटिंक्शन। इन्हीं वजह से क्या हो रहा है बच्चों? जो अंडर वाटर लाइफ है जैसे कोरल रीफ्स, कहते हैं कोरल रीफ्स खत्म होने के बाद जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज फॉर्म में नहीं रह पाएगी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कोरल रीफ्स का एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मीडोज का एक्सटेंशन बहुत ही हाई रेट पे हो रहा है। तो ये भी मेजर इसका रीजन है बच्चों। ओनली इन द कोल्डर क्लाइमेटिक रीजन ग्लोबल वार्मिंग ब्रिंग्स कंफर्ट, बट इन वेरियस अदर प्लेसेस इट इफेक्ट्स इज नेगेटिव। सिर्फ ठंडे इलाकों में इसका जो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होगी गर्मी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ठंडे इलाकों में तो इसका इफेक्ट सही है, पॉजिटिव है, लेकिन और दूसरे इलाकों में जो डिजर्ट एरिया है वहाँ और गर्मी बढ़ रही है बच्चों, तो वहाँ पे ऐसे इलाकों में इसका इम्पैक्ट कैसा है? नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। तो आज जाके आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट आता है कंट्रोल मेजर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आपको भी पता है कि आप डिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा? मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिप्लेस हो जाएगी? ऑक्सीजन से रिप्लेस हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को कम कर सकते हैं यूज उनका, ठीक है बच्चों। प्लांटिंग कर सकते हैं, जैसे वन महोत्सव डे मनाते हैं बेटा, इस दिन काफी ज्यादा प्लांटिंग होती है। तो ऐसी नासा ने पिक्चर्स भी दी है कि इस दिन काफी ज्यादा इंडिया के अंदर वन महोत्सव डे बनाने से काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया। काफी ज्यादा जो एरिया पहले ड्राई हुआ करता था, ब्राउन हुआ करता था, नासा ने कुछ इमेजेस भेजी है, आज वो कैसे एरिया है बच्चों? प्रॉपर ग्रीन है, ठीक है। यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक विंड एनर्जी, हम ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हैं जो बिल्कुल भी पोल्यूटेबल नहीं है, जैसे विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई एंड वेव एनर्जी हो गई। ये क्या कर सकती है? ग्लोबल वार्मिंग पे हमें ओवरकम करने में हेल्पफुल हो सकती है बच्चों। चलो इतना तो हमने कवर कर लिया, अब हम लोगों को पढ़ना है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर क्या है और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्या होता है, ठीक है। चलो बच्चों, आपको पता है कि ट्रोपोस्फेयर में और स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर एक शील्ड की तरह है जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। अब जब अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है तो इसका काम क्या है?
ये अर्थ को बचाती है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। एज फॉर एग्जांपल जो यूवीबी रेज है, ठीक है, यूवीबी रेज से जितनी भी शॉर्टर वेवलेंथ वाली वेव्स हैं या रेज है, वो जो अर्थ से डायरेक्टली अब्जॉर्बल फॉर्म में होती है, प्रेजेंट होती है, अर्थ के ऊपर आएगी और अर्थ की सरफेस उसको डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन यूवीबी रेज को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती अर्थ और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। आपको पता है कि जो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसको हम बोलते हैं बैड ओजोन, ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर में जो लोअर ट्रोपोस्फेयर मतलब लोअर एरिया में जो बनती है वो बनती है ट्रोपोस्फेयर में, और जो हायर अपर वाले पे बनती है उसमें बनती है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो स्ट्रेटोस्फेयर में गुड ओजोन पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर में बैड ओजोन पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए, आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, ठीक है। ओजोन लेयर क्या काम करती है? अल्ट्रावायलेट रेज से अर्थ से बचाती है, ठीक है, शील्ड की तरह काम करती है। आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है बेटा, जो अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के ऊपर काम करती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के ऊपर काम करके उसका डिग्रेडेशन करती है, साथ ही साथ एसोसिएशन भी करती है। मतलब यूवी रेज का काम क्या है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को खत्म करना और साथ में बनाना। यही जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसी के चारों ओर बनती है ओजोन लेयर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आ गए हैं, फ्रेऑन्स आ गई हैं, CO2, ये सब क्या कर रहे हैं बच्चे? ये सब कर रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन, मतलब ओजोन लेयर की बनने की प्रक्रिया को, बनने की प्रोसेस को ऑल्टर कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन ज्यादा हो रहा है और फॉर्मेशन कम हो रहा है। अल्ट्रावायलेट रेज डिग्रेड कर रही है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को अपने एक्शन से, लेकिन फॉर्म कम रेट पे कर रही है, जिससे क्या हो रहा है? ओजोन की जो लेयर है जिसकी मोटाई है, जिसे हम डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, वो पतली हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज नोन एज ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। आपको पता है सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लीशन कहाँ पर हो गई है बेटा? कहाँ पर? नासा ने कुछ इमेजेस भेजी हैं और देखा गया है कि सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लीशन देखी हुई है एंटार्क्टिक रीजन के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। तो यही मेजर रीजंस बने बेटा जिसकी वजह से जो प्रोसेस है, जो ओजोन की बनने की प्रोसेसिंग थी वो ऑल्टर कर गई और वहां पे क्या हो गया? ओजोन लेयर डिप्लीशन। यहाँ पर देखिए, ओजोन इज फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर बाय द इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेज ऑन O2। आपको पता है O2 पे, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे, या फिर किसका काम होता है? अल्ट्रावायलेट का काम होता है। तो थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। आपको पता है क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ जाता है कि ओजोन लेयर की मोटाई को किस चीज में मेजर करते हैं? तो DU में, डॉप्सन यूनिट में, इन टर्म्स ऑफ एयर कॉलम्स फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप, ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन डिग्रेडेशन किससे हो रहा है बच्चों? मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे निकलती है? आपके रेफ्रिजरेटर से, AC से, ये सब कहाँ से निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC जो होता है बच्चों, रेडिएशंस के साथ रिएक्ट करके क्या करती है? क्लोरीन एटम्स को रिलीज करवाती है और यही मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। नेक्स्ट आता है इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। इसके हार्मफुल इफेक्ट है बच्चों, आपको पता है कि DNA और प्रोटीन जो होता है मेजरली किसको अब्सॉर्ब करता है? अल्ट्रावायलेट रेज को अब्सॉर्ब करता है। इसी वजह से क्या होता है? म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन के चांसेस रेट बढ़ जाते हैं तो कैंसर हो जाता है। तो आज इतनी ज्यादा कैंसर हमें देखने को मिल रही है, स्किन कैंसर, लंग कैंसर, ठीक है, आई कैटरेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, स्नो ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस क्या होती है? जब हमारे आंखों में जो कॉर्निया है अल्ट्रावायलेट रेज को बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेती है, उससे कॉर्निया फूल जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसी को कहते हैं स्नो ब्लाइंडनेस, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा, UVB रेज जो होती है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इससे जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली है वो कम्प्लीटली अब्सॉर्ब हो जाती है अर्थ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉजेज स्किन एजिंग भी बच्चों ये कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बहुत सारे स्किन कैंसर्स और स्किन एजिंग और बहुत सारी स्नो ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम हमें देखने को मिली, किसकी वजह से? ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से। नेक्स्ट आता है कंट्रोल मेजर्स क्या है बच्चों? कंट्रोल मेजर्स है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल करके है, जो 1987 में बनाई गई, लेकिन इसकी इफेक्टिव फॉर्म्स कब देखी गई? 1989 में कनाडा में। ये एक ऐसी कमेटी थी बच्चों जो किसको कंट्रोल करने में हेल्पफुल थी? आपके ओजोन लेयर डिप्लीशन को। यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्निक्स बताई गई, कुछ ऐसी चीजें डिस्कस की गई जो किसको कम करने में मदद करेंगी?
ओजोन लेयर डिप्लीशन को। तो बेसिकली किससे रिलेट करती है? आपकी ओजोन लेयर से। तो याद रखिएगा, ये नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेट करती है और इसका प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? याद रखिएगा 1987 में लॉन्च हुई, लेकिन कंप्लीटली एस्टैब्लिश कब हुई? 1989 में। चलिए आगे आते हैं। फ्रेयॉन्स। फ्रेयॉन्स क्या है बच्चों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं उनको फ्रेयॉन्स कहते हैं, जो मेजरली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपकी ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आता है इकोसन। इकोसन टॉयलेट बच्चों क्या होता है? इकोसन टॉयलेट जो होता है इकोलॉजिकल सैनिटेशंस होती हैं, जो कहाँ पे पाई जाती है? आपको पता है, तमिलनाडु में चले जाइए, केरला एरिया में चले जाइए, चेन्नई में, वहाँ पे कैसे टॉयलेट्स है बच्चों? इकोसन टॉयलेट्स है। हालांकि अब नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा कल्चर बन चुका है, काफ़ी पार्क्स में लगे होते हैं, जिसमें क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा को यूज़ करके खाद बनाई जाती है। ठीक है, तो इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग। यूरिया है बच्चों, मिट्टी के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा पोषक तत्व उसमें होते हैं, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, तो किसके लिए यूजफुल होती है? मिट्टी को फर्टाइल करने में। ठीक है, तो इन्हीं टॉयलेट्स को बोलते हैं इकोसन टॉयलेट्स। नेक्स्ट होता है ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। जैसे चाइना का बहुत सारा ई वेस्ट होता है, वो कहाँ आता है? इंडिया में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों। अब हम लास्ट टॉपिक पे हैं बच्चों। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे केस स्टडी के बारे में फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। आपने बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में पता होगा। बिश्नोई कम्युनिटी में सबसे मेजर जिसका नाम आता है वो आता है अमृता देवी का। ठीक है, आपने कहानी सुनी होगी कि जोधपुर के महाराजा जो थे, उन्होंने अपने पैलेस को बनवाने के लिए अपने कुछ लोगों को भेजा कि जाइए लकड़ियाँ काट के लेके आइए पैलेस के लिए। तब वहाँ पे अमृता देवी जो थी, जो बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि नहीं, हम अपने पेड़ों को नहीं काटने देंगे, ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, इनकी लाइफ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी। उन्होंने उनको हक किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो था वो किंग के आदेश पे आया था, इसीलिए उनको उनके साथ मारना पड़ा। ठीक है, यही जो पार्टिसिपेशन था, एक्टिव पार्टिसिपेशन बना। थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोई ने और उनकी 3 बेटियां जो थी, उन्होंने अपनी मदर को फॉलो करते हुए ये सब किया बेटा, और उनकी भी क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक है, इसीलिए सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया बेटा। जो लोग एग्जाम्पलरी रोल प्ले करते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट गढ़वाल हिमालयस में देखा गया है। यहाँ पे भी बहुत लोगों ने पेड़ों को हक करके, ठीक है, रोका कॉन्ट्रैक्टर्स को कि वो पेड़ों को ना काटे। इसीलिए चिपको मूवमेंट भी काफी अच्छा मूवमेंट बना, जो कि शो करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन का। नेक्स्ट था बच्चों जेएफएम। जेएफएम क्या है? जेएफएम हमारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बच्चों 1980s में स्टैब्लिश किया गया इसको। यहाँ पे क्या है? इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि आप लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर के प्रोटेक्ट करें फॉरेस्ट को, क्योंकि वो बेहतर तरीके जानते हैं और उनका जो उनसे मिलने वाली चीज़ें हैं उनका ओवर एक्सप्लॉइट ना करें, एक ऑप्टिमम अमाउंट में ही यूज़ करें। इसीलिए इनको कहते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ आज। अब आपको क्या करना है? अब मेरा काम खत्म हो गया है, आपको क्या करना है? आपको जाके पूरा का पूरा चैप्टर स्टडी करना है। कुछ अच्छे अच्छे डायग्राम्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के, स्क्रबर्स के। एनसीईआरटी से रीड करना है बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज लेट मी नो, कि बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके। और ऐसे ही बच्चों एनवायरनमेंट को बचाइए इंडिविजुअल लेवल पे जो भी हो सकता है। सबसे पहले आप इंडिविजुअल लेवल पे काम कीजिए, तभी आपकी सोसाइटी एक आपका नज़रिया देखेगी। शायद वो आपको देख के कुछ आइडियोलॉजी आपसे ले कि हाँ, जब आप इंडिविजुअल लेवल पे आप इतना काम कर रहे हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, फॉरेस्टेशन कीजिए मैक्सिमम जितना हो सकता है, प्लांटिंग कीजिए। ठीक है बच्चों, अवेयर कीजिए लोगों को इस चीज़ के बारे में। और हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बच्चों। ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे जो लेक्चर्स हैं शेयर करते रहिए, ताकि सब बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू बेटा।